हेलो बच्चों, आज हम 12th की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया हुआ है कि जो सिलेबस है, सिलेबस पे कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा, सिलेबस कुछ ना कुछ कम किया जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि सिलेबस कुछ कम हो सकता है कि सिलेबस को एक्स्ट्रा क्लासेस देके भी कवर किया जाए। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि अभी सिलेबस कुछ भी कम नहीं है, तो हम स्टार्टिंग से ही सिलेबस करेंगे पूरा। ठीक है, तो अभी हम ये जानते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। और एक और चीज, आपको सबसे पहले अपने आप से जो पॉसिबिलिटीज हैं, अपने आप की जो उम्मीदें हैं, वो थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है। ठीक है, और मुझसे भी उम्मीदें बना के रखनी है। ठीक है, एंड आई होप आई विल नॉट लेट यू डाउन योर एक्सपेक्टेशन एंड होपिंग फॉर योर मार्क्स। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि हम दोनों को मिलके, आपको भी और मुझे, दोनों को ही मेहनत करनी है। जितनी मैं मेहनत करूंगा, मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी उतनी ही मेहनत करो। ठीक है, आपको जितना भी, सिर्फ आपसे सिर्फ उम्मीद इतनी होगी मेरी कि जितना भी आपको होमवर्क दिया जाए, सिर्फ आपको उतने पे वर्क करना है। अगर आपको उतने पे ही वर्क करोगे, उतना ही काम बेहतरीन तरीके से करोगे, अच्छे से करोगे, तो आई डैम श्योर देन यू विल डेफिनेटली गेट 90+ स्कोर इन सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो बस यही करना है कि आपको मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना है। जो भी क्लास में हम करेंगे, जो भी हम सीखेंगे, बस आपको उसको कवर करना है, उस पर साथ पे साथ चलते रहना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 12th की मैथ्स। देखो, पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में आपके पास है क्या क्या चीजें, क्या क्या हमें पढ़ना है, कितनी बुक है हमारे पास, ये सारी चीजें अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो 12th की मैथ्स में हमारे पास दो पार्ट हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। अच्छा, ये थर्ड और फोर्थ दोनों चैप्टर हैं, ये थर्ड है और ये हमारे पास फोर्थ है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। फिफ्थ वन इज डेरिवेटिव या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। इसका पूरा जो नाम है वो यही है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। 6 is application of derivative, application of derivative। जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसी को रियल लाइफ में कैसे कैसे यूज करते हैं, रियल लाइफ के एग्जांपल्स पर हम कैसे कैसे उसे वर्क करते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ये जो 6 चैप्टर है, ये 6 चैप्टर हैं आपके फर्स्ट बुक में कवर है, 6 चैप्टर। इनकी जो मार्किंग है, मार्किंग जो अब तो क्योंकि 20 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव है, बाकी 80 मार्क्स का वो है अब तो। लेकिन आपके 80 मार्क्स का पेपर हो गया, उसमें कुछ जो है 1 मार्क के क्वेश्चन है, बाकी जो शेड्यूलिंग है कि किस किस कितने कितने मार्क्स के जो है चैप्टर्स हैं। पार्ट सेकंड में जो है पहला जो चैप्टर है वो है इसमें इंटीग्रेशन। उसके बाद 8th है इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद वेक्टर, उसके बाद 3D। ये 3D में आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर है। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपका 12 चैप्टर है। और आपका जो 11 चैप्टर है, 11th ही ये है, 12th है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। 12th है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग और 13 चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी।
ये आपका पूरा सिलेबस है। जो 13 चैप्टर हैं, ये जो 13 चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये 6 चैप्टर हैं, सेकंड पार्ट में जो है ये 7 चैप्टर हैं। इन सभी को हमें सीखना है, इन सभी पे हमें कमांड करनी है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मैं पिछले 11 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ, 12th की, 11th की, बीकॉम की, और पिछले 3 साल से 4 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उन 11 सालों में कई बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया हुआ है, कई बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया हुआ है। होपफुली आप सभी को हम उनसे मिलवाएंगे भी बाद में, बीच बीच में जैसे जैसे सैटरडे या संडे जो भी टॉपर होंगे, जो भी बच्चे जिन्होंने हाई स्कोर किया है, उन सबसे ही आपकी मुलाकात करवाएंगे बीच बीच में, ठीक है। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोई चैप्टर। अब इसमें ये है कि रिलेशन और फंक्शन कोई ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है। ट्रिगो इंडिपेंडेंट नहीं है। ट्रिगो के बाद जैसे हम ट्रिगो खत्म करेंगे तो ट्रिगो के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, क्योंकि ट्रिगो के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन में भी यूज है। बाकी जितने भी चैप्टर हैं ये सारा का सारा कैलकुलस है। कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इन सभी पांचों पार्ट को बोलते हैं कैलकुलस, ठीक है। तो अगर हम ट्रिगो पढ़ते हैं तो ट्रिगो के बाद कोशिश ये करेंगे कि हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन पढ़ें, क्योंकि ट्रिगो की जितनी भी वर्डिंग है, साइन कोस टेन, उनके जितने भी फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले का हल्का हल्का जो यूज है वो डिफरेंशिएशन में है। तो हम कोशिश करेंगे कि सेकंड के बाद फिफ्थ पढ़ें, ठीक है। और अगर हम सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ पढ़ते हैं तो आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा सेकंड, देन हम फिफ्थ पे आ जाएंगे। लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो स्कूल में मैक्सिमम यही होता है कि स्कूल में जो स्टार्टिंग होती है ना वो यहाँ से स्टार्ट कराते हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पहले कराते हैं, उसके बाद सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ बाकी सारे चैप्टर कराएंगे। इन द लास्ट आपको रिलेशन एंड फंक्शन कराएंगे। तो हम भी ऐसे ही स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम यही सीखेंगे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से अपनी शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम आगे चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से, मींस मैट्रिक्स से, क्योंकि डिटरमिनेंट तो पॉसिबल नहीं है अभी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। यहां पर जो फर्स्ट चैप्टर होगा दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर हैं। मतलब मैट्रिक्स अगर हमें आता है तो हमें कुछ कुछ बेसिक जो है, क्योंकि वो उसी पे इंटरकनेक्टेड है। अगर मैट्रिक्स आता है तो मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स आ गया तो समझ लो कि एक तरीके से डिटरमिनेंट का बेस बन गया। तो डिटरमिनेंट भी हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वैसे ही फंक्शन है, वैसी ही चीजें उसमें ही है जैसी मैट्रिक्स में है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, अब पहले तो ये देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स, अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं लेकिन उसका आपके लिए कोई यूज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है। मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स सिर्फ इसी में डेफिनेशन लिखना है, बाकी तो हम किसी में डेफिनेशन नहीं लिखने वाले हैं, आपको मैं ऐसे ही समझाऊंगा और कहोगे तो हम डेफिनेशन लिख भी लेंगे। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कॉलम्स या फिर रो एंड कॉलम या फिर रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। किस चीज की? एक अरेंजमेंट, एक परमुटेशन, एक कॉम्बिनेशन। किस चीज का? रोज एंड कॉलम्स का। रो और कॉलम को जब भी हम अरेंज करते हैं, जहां पर भी रो और कॉलम हमें मिलेगी वो क्या बनाएंगे? अपने आप में मैट्रिक्स बनाएंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। रो का मतलब क्या है? ऐसी जो लाइनें होती हैं, हमने सीखा है ऐसी जो लाइनें होती हैं, हम बोलते हैं ना कि रो में खड़े हो जाओ, कॉलम में खड़े हो जाओ। तो जो ऐसे लिखते हैं, ऐसे जब हम किसी भी चीज को अरेंज करते हैं, इट मींस ये क्या है? रो। और ऐसे अगर हम कोई चीज अरेंज करें तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? कॉलम। लेकिन अब ये मैट्रिक्स तो नहीं है। सिर्फ अगर हम इतना लिख दें तो ये मैट्रिक्स तो नहीं बनी। मैट्रिक्स तब बनेगी जब इसमें कोई ना कोई आप एलिमेंट लिखो। एलिमेंट का मतलब है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लिखो इसके अंदर। यहां पर कोई फिक्स करो, यहां पर अगर आप पर्सन को बिठा दो, इन सभी जो बॉक्स है, इन सभी बॉक्सेस में पर्सन को बिठा दो तो पर्सन की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इसमें अगर आप चेयर्स को पुट अप कर दो तो चेयर्स की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इसमें मार्कर को रख दें तो ये मार्कर की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इन कॉलम और रो के प्लेस पे जो भी चीजें हम पुट अप करेंगे, जो भी चीज हम फिक्स करेंगे, तो वो अपने आप को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा? मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूं, जैसे मैं अब इसको रफ करके मान लो, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखूं, नंबर जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 और मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC। इसमें कुछ तुमने न्यूमेरिकल चीजें यूज कर ली और कुछ जो है अल्फाबेटिकल नंबर जो है, अल्फाबेटिकल जो डिजिट है वो हमने यूज कर ली।
तो अब हमने ये कुछ रोज बनाई हुई है और कुछ यहाँ पर इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। क्या ये अब मैट्रिक्स है? तो हम बोलेंगे हाँ ये मैट्रिक्स है, लेकिन एक्चुअली में ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स का मतलब होता है, मैट्रिक्स जब रो और कॉलम में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लिखे हों, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हों, लेकिन साथ के साथ उसे ब्रैकेट में इनक्लोज किया हो। उसे जैसे ही हम ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे तो वो फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये एक मैट्रिक्स है। अब ये क्या बन गई? एक मैट्रिक्स बन गई। अब इसको हम एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरी क्या है? एक मैट्रिक्स। अब हमें ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स जो होती है उसमें नंबर, कुछ ना कुछ नंबर होते हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स को जैसे विद इन ब्रैकेट्स लिखा जाता है तो वो अपने आप में क्या बन जाती है? मैट्रिक्स बन जाती है। अब ये ध्यान रखना, जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये जो मैट्रिक्स पूरी बनी है इसको किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। जैसे मैंने लिखा ABCD XYZ, हम किसी भी कैपिटल लेटर में इसे डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो हमने ये लिखा हुआ है, ये सारे हैं क्या? ये सारे अपने आप में क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स। एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, अगर हमें इसे किसी भी तरीके से शो करना पड़े, इनका नाम रखना पड़े, इन एलिमेंट्स का या फिर इन ऑब्जेक्ट्स का, तो इनको जब शो करते हैं तो वो किससे शो करते हैं? स्मॉल लेटर से। कोई भी स्मॉल लेटर ABCDYZ, हम कुछ भी किसी भी लेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको शो करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े। अब ये जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, अगर हमें ये देखना पड़े कि ये एलिमेंट्स कितने हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे? इनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले देखो, उससे पहले एक और चीज होती है इसमें, उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना। अब ऑर्डर में ये तो देखो, ये है क्या? ये किस चीज से मिलकर बनी है? मैट्रिक्स में होता क्या है? मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं, तो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग ही जो चीज चेक की जाती है उसे ही बोलते हैं ऑर्डर। मतलब हमें ये देखना कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें अगर देखें तो कितनी रो है इसमें? 1 2 एंड 3। इसमें रो कितनी हो गई? 3। तो रो को हमने लिखा RCD नोट किया। इसमें कॉलम कितने हो गए? 1 2 3। तो कॉलम भी कितने हो गए? 3। ये जो हमने लिखा रो इनटू कॉलम, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है रो और कॉलम की मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3 क्रॉस 3, या फिर 3 क्रॉस 3 बोलो, 3/3 बोलो, 3 इंटू 3 बोलो, ठीक है। तो ये 3 और 3 क्रॉस 3 की क्या है? मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद सेकंड चीज है कि हमें ये देखना है कि इसमें किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं। तो एलिमेंट्स देखने के लिए या तो हम मैन्युअली काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एलिमेंट कितने हो गए? 9 हो गए। या तो हम ऐसे काउंट करें, या फिर हम क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाला है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो बोलेगा अपने आप ही एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो सेकंड इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इफ वी हैव टू काउंट the number of elements, then we will multiply the row with column, then we will have the number of elements. Okay, so element of matrix कितने हो गए? 9। अच्छा, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के बाद थर्ड चीज पे आते हैं। थर्ड है हमारे पास पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें देखना है कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट लिखे हैं उन सबकी पोजीशन को डिनोट करना है। उन सबकी पोजीशन को कैसे लिखते हैं? ये जितने भी लिखे हैं इन सबको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे अगर मैं लिखूं ये जो 5 है, मान लो हमने 5 लिया। अब हमें देखना है ये जो 5 है ना, ये 5 कौन सी रो में लिखा है और कौन से कॉलम में लिखा है। तो अगर हम 5 पर आए, पहली तो रो ये, दूसरी रो ये, इसका मतलब ये कौन सी रो में है? दूसरी रो में। कौन से कॉलम में? दूसरे कॉलम में। तो हमें पता चला कि ये जो है कहां पर है? ये सेकंड तो रो में है और सेकंड कॉलम में है। अब क्योंकि हमें एलिमेंट को शो करना है, तो एलिमेंट को हमने सीखा था किससे शो करते हैं? स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर से जब शो करेंगे तो इसके साथ लिखते हैं यहाँ पे रो और कॉलम। हमेशा जब भी हम कोई भी चीज यूज करें ना मैट्रिक्स में, तो हमेशा पहले रो लिखते हैं, उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं, वैसे चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, प्लस हो, माइनस हो। क्योंकि ऑर्डर जब हमने बनाया तो पहले हमने रो को यूज किया, फिर कॉलम को यूज किया।
कंपल्शन नहीं है, हम कैसे भी कर सकते हैं, कॉलम और रो भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से जो इसका जो पैटर्न है मैट्रिक्स को लिखने का वो रो और कॉलम होता है, तो हमें रो और कॉलम को कंसीडर करना है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं रो और फिर उसके बाद कॉलम। तो अगर हम इस 5 को डिनोट करें तो हम क्या लिखेंगे, ए कौन सी रो थी, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो हमने इसको लिखा A22। अब यहाँ पे A22 लिखा हो। अब अगर इसका रिवर्स हो जाए, अगर आपको ये पता हो, आपको एक पोजीशन पता है A22 और आपसे ये बोले उल्टा बोले कि आपको एलिमेंट बताना है कि इस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट लिखा है, कौन सा ऑब्जेक्ट लिखा है, तो हम ये लिखेंगे A22 का मतलब क्या है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 5। अब जैसे अगर हम ढूंढे, अब अगर हम ढूंढे, मान लो मैं निकाल रहा हूं A31, अब A31 का मतलब क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैं थर्ड रो देखूं, थर्ड रो क्या है, ये वाली, और फर्स्ट कॉलम क्या है, ये वाला, दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या हो गया A31 क्या हमारे पास A। ऐसे अगर मैं ये देखूं A12 का मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम, A पहली रो है और दूसरा कॉलम, पहली रो तो ये है, लेकिन दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, जहां पे वो कॉमन वाला पार्ट आ जाए, तो ये क्या है 2, तो A12 कितना हो गया 2। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन ले सकते हैं, किसी भी पोजीशन से एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां से कॉपी करो, पोस्ट करके, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। जनरली ये जो चैप्टर है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का जो चैप्टर है ये 5 मार्क्स का आता है। मैट्रिक्स का जो चैप्टर है ये 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है, और प्लस उसकी जो वेटेज, डेटरमिनेंट की जो वेटेज है वो 12 मार्क्स की है। मतलब टोटल मिला के ये पूरा चैप्टर जो है 17 मार्क्स का है, 5 + 12। अच्छा, अब इसके बाद हमने 3 कंसेप्ट सीखे, 3 के बाद 4th है यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स। जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स, जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई नंबर ना हो, अगर हमें एलिमेंट को उसकी पोजीशन से शो करना हो, तो हम उस मैट्रिक्स को कैसे बना सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। अगर एलिमेंट को अगर हम सिर्फ जनरल तरीके से दिखाना चाहें विदाउट शोइंग एनी नंबर और अल्फाबेट, ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 का है, 3x3 का है, 2x3 का है, 4x2 का है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा इसी में फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2x2। अब इसको देखते ही हमें पता चला कि 2x2 का मतलब इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 4, जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। अगर 2 रो और 2 कॉलम है तो 2 रो ऐसे हो जाएगी और 2 कॉलम ऐसे हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्स लिखें तो फिर इसको हम इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिखी, यहाँ पे x, अब यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा और यहाँ पर एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैंने इसको लिखा हमने ए से क्योंकि हमें नंबर पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन के हिसाब से। ये क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले रो उसके बाद कॉलम, पहले रो उसके बाद कॉलम, पहले रो उसके बाद कॉलम, ठीक है। ये आपको करते करते प्रैक्टिस करते करते आपको याद ही रहेगा, मतलब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि रो कब लिखते हैं, कॉलम कब लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस कब करते हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना इन डेप्थ हो जाएगा। जैसे आपको फॉर्मूला, जैसे आपको चैप्टर वगैरह याद है ना, सारे चैप्टर नए हैं जितने भी अपने पहले से पढ़े हुए हैं, 11 से सारे चैप्टर अलग हैं और हटके, ठीक है। तो 11 का कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, 11 का कुछ मतलब आप ये नहीं कि 11 की जिस बच्चे को आती है वो 12th की भी, मतलब 11 को बहुत अच्छा है या फिर बहुत खराब है। 11 का बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा तो उसको बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 11 के बच्चे ने अगर कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं आता उसे, बिल्कुल 0, ठीक है, लेकिन उसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो बेसिक, जो मैथ्स का जो बेसिक होता है, वो जो कैलकुलेशन है, बस वो आनी चाहिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस इतना आना चाहिए। उसके बाद वो भी 90+ स्कोर इजीली कर सकता है, ठीक है।
और जो बच्चे ने मैथ पढ़ी हुई है, उसका तो मैथ से टचअप है, वो मैथ से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो वो तो आराम से लाएगा ही लाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आपने 11th में नहीं किया, 11th में कोई चैप्टर छूट गया, उसका 12th से कोई कनेक्शन अगर किसी भी चैप्टर का है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कनेक्शन है, लेकिन ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री आपने 11th में नहीं सीखी, आपने 11th में नहीं की तो आपको 12th में भी नहीं आएगी, या फिर आपने 10th में भी नहीं की थी, 11th में भी नहीं की और 12th में भी नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस आपको हल्की फुल्की जो कैलकुलेशन है वो आनी चाहिए, बाकी आपको सब कुछ आता होगा मैथ में आफ्टर टीचिंग क्लासेस। ठीक है, एंड आपको पता भी चलेगा जब आप पढ़ोगे, जब आप सीखोगे तो आपको 100% आपको पता चल रहा होगा कि आप सीख पा रहे हो या फिर नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, आपको कितना इजीली डेप्थ हो रही है, कितनी इजीली चीजें समझ में आ पा रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिखा, अब हमें पता है कि एक प्लेस यहाँ पे आएगा, एक प्लेस यहाँ पे आएगा, तो हमने लिखा ये जो है ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो हमने लिखा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, और विद इन ब्रैकेट्स। तो ये हो गई हमारे पास जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, 2 क्रॉस 2। ऐसे ही एक और हम देखते हैं, व्हेन ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। अब हम कोई भी अपने आप मैट्रिक्स बना सकते हैं, अगर उन्होंने कोई मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए बोली हो तो हम कोई सी 2 क्रॉस 3, 2 into 4, 2 into 3, 2 into 5 कोई सी बना सकते हैं। 3 क्रॉस 3 का मतलब उसमें 3 रो होंगी, जैसे 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगी, ऐसे इसमें 3 कॉलम होंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे, तो यहाँ पे, यहाँ पर इन तीनों प्लेसेस पे नंबर, इन तीनों प्लेसेस पे नंबर। ठीक है, यहाँ पे नंबर, तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा, जैसे हमने लिखा, अच्छा नहीं तो जनरल टर्म बनाने के लिए हमने लिखा पहली रो पहला कॉलम, ये वाली जो भी पहली रो का दूसरा कॉलम हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा पहली रो तीसरा कॉलम। ऐसे जब यहाँ पे आए तो 2 1 2 2 और 2 3, जब यहाँ पर आए तो 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये हो गई हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अब ऐसी कोई सी मैट्रिक्स बोली हो तो हम कोई सी मैट्रिक्स जो है अपने आप फॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम इस लायक हैं कि अब हम 3.1 के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। 3.1 के जो क्वेश्चन हैं वो हम लायक है कि 3.1 हम इसमें से 3.1 कर सकते हैं पूरी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं 3.1 के, वो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं 3.1 के कुछ क्वेश्चन करने के बाद। आपके 12th में एक चैप्टर और ऐड हो सकता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। उम्मीद है कि वो चैप्टर मतलब चल रही है, बात है कि वो चैप्टर आपके में ऐड हो सकता है, दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। एलिगेशन जो चैप्टर है वो आपके जो मतलब कोर्स में वो इस पर शायद ऐड हो जाए। देखो 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है इफ अ मैट्रिक्स, एक हमें मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें कुछ नंबर लिखे हैं 2 5 19 7 35, ये सारे नंबर लिखे हैं। फिर उसके बाद इसका जो फर्स्ट पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, जैसे हम क्लास में ट्यूशन पढ़ते हैं, सेम वैसे ही पढ़ेंगे, कोई भी आपको फर्क नजर नहीं आएगा कि यहाँ पे हम जल्दी भाग रहे हैं या फिर कुछ चीज आपको समझ में आ रही है, कुछ चीजें नहीं आ रही है। अगर बाय द वे कुछ भी आपका डाउट सेट है तो आप या तो व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर ऐप पर ही कुछ जो भी डाउट्स हैं वो आप शेयर कर सकते हो थ्रू मैसेजेस। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हमें पता है रो और कॉलम चेक करना है। अब इसमें रो कितनी है, 3 रो है और 4 कॉलम, तो यहाँ पे आंसर होगा 3 into 4। अब सेकंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 और 4 को मैन्युअली काउंट करो या फिर 3 और 4 को ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4 कितना हो गया 12। फिर उसके बाद राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A21 A23, या आप सारे लायकों के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है फर्स्ट के तीनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो हमें बताना है कि उसके ऑर्डर्स पॉसिबली उसके ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी बताना है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर उसमें 13 एलिमेंट हो जाए तब उसका क्या ऑर्डर हो सकता है। अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया है वो अगर 24 है
तो हमें बताना है कि इसके जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स पॉसिबली क्या क्या हो सकते हैं। अब हमें पता है जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर को हम लिखते हैं रो इंटू कॉलम। इसका मतलब सिर्फ हमें ये जस्टिफाई करना है कि ये जो 24 है ना, 24 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है, जिन जिन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है वो उसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। जैसे 24 स्टार्टिंग से पहले से लेंगे, जैसे 1 इंटू 24, अगर 1 इंटू 24 है मतलब एक रो और 24 कॉलम, तो इसका रिवर्स भी हो सकता है, 24 इंटू 1 भी हो सकता है। 24 दोनों का मतलब एक ही नहीं है, दोनों का मतलब अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे ये रो है और ये कॉलम है, यहाँ पे ये रो है और ये कॉलम है। तो इस तरीके से करके हम रो और कॉलम जो है डिसाइड कर सकते हैं। अब अच्छा 1 इंटू 24 हुआ। अब दूसरा हमने नंबर क्या मान लो 2 ले लिया, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 12, या फिर हम लिख सकते हैं 12 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 3 इंटू 4 लिया, या फिर हम ले सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक है, फिर उसके बाद 3 के बाद किस में आता है, 4 में आता है, वो तो हो गया 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 तो हो गई। अच्छा 3 इंटू 4 नहीं हो पाएगा ना, 3 इंटू 8 होगा, 3 इंटू 8 और 8 इंटू 3, 8 इंटू 3। 3 के बाद जब 4 पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 4। फिर उसके बाद 4 के बाद 5 नहीं 6 का हो ही गया, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6। फिर 7 नहीं, फिर 8 का हो ही गया, 8 इंटू 3 या 3 इंटू 8। ठीक है, फिर बाकी सारे हो ही गए इसमें से। तो ये सारे जो हैं, तो इसका मतलब इसमें 8 पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं इस कितने एलिमेंट के। ऐसे अगर 13 एलिमेंट हो जाए, अगर 13 एलिमेंट हो जाए तो ये देखो किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में 13 आ सकता है, सिर्फ दो ही है, एक या तो 13 इंटू 1 हो सकता है या फिर 1 इंटू 13 हो सकता है। तो इस तरीके से करके हम पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका जो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है। 4th क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसी पर डिपेंडेंट है। अब इसके बाद 5th 6th ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे, एक हम करते हैं फिर बाकी सारे आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, 2 हम करते हैं, एक 4th का और एक 5th का, बाकी सारे होमवर्क में। देखो 4th में क्या है, 4th में कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। हमें 2x2 की एक मैट्रिक्स बनानी है और 2x2 की मैट्रिक्स खुद बनानी है। जब हमें खुद बनानी होती है तो हम ये देखते हैं कि जो हमने जनरल टर्म सीखी है, जनरल टर्म के अकॉर्डिंग हम खुद अपने आप मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ए आई जे। ए जो है बाहर वो क्या है, बड़ा वाला ए लिखा है, इट मींस वो मैट्रिक्स का पॉइंट है। और जो अंदर ब्रैकेट में ए आई जे लिखा है वो क्या है, एक एलिमेंट का पॉइंट है। मतलब ए आई जे क्या होंगे, एलिमेंट। ए वहां पे एलिमेंट का साइन, और आई और जे, आई और जे क्या है, आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। हुज एलिमेंट्स आर गिवन, उसके जो एलिमेंट्स है वो हमें गिवन है। देखो जैसे अगर हम जो भी 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है या फिर 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, पहले क्या करना है, पहले हमें अपनी तरफ से लेट करनी है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स। लेट यहां पे लिख लेंगे, लेट जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। हमने अपनी तरफ से एक 2x2 की मैट्रिक्स लेट कर ली। तो ये हमें बताइए क्या होती है, A11, A12, A21 और A22। अब हमें एक जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें, जिसकी हेल्प से हमें निकालना है, वो हमें दिया हुआ है A, जो हमें दिए हुए हैं, जो एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं, एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं, एलिमेंट्स की इक्वेशन दी है। सभी जो एलिमेंट्स है i प्लस जे इसकी होल स्क्वायर बाय 2। ये जो ए आई जे है ये क्या है, एलिमेंट्स। ये सभी एलिमेंट्स के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सभी के लिए यही चीज सभी के लिए क्या है, कॉमन है। अब बारी बारी से हमें ये सारी चीजें निकालनी है। जब हम बारी बारी से ये सारी चीजें निकालेंगे तो एक एक करके लेना है, सबको एक एक करते हुए हमें सोल्व करना है। जैसे हमने लिया पहले ये A11, इसका मतलब आई कितना है 1 और जे कितना है 1। तो इस वाले फॉर्मूले में जहां जहां पे आई और जे है उन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। आई हो गया हमारे पास 1 और जे हो गया हमारे पास 1। तो यहाँ पे जब हमने लिखा तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4/2 कितना हो गया 2। जरूरी नहीं है छोटी छोटी कैलकुलेशन करें, हम पूरा सोल्व करें, पहले 1 + 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 2 का स्क्वायर लिखे, नहीं डायरेक्टली करता हूँ। ठीक है, तो A12 का मतलब I1 और J2, I1 J2 कितना हो 1 2 3 का स्क्वायर 9 और 9/2 कटता तो काट दो, पॉइंट में करना चाहो तो पॉइंट में भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने A21 निकाला, A21 निकालेंगे तो
A21 निकालेंगे तो वैसे ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9/2, तो ये क्या हो गया 9/2। फिर ऐसे ही A22 फाइंड आउट करोगे तो A22 कितना हो जाएगा, तो 2 + 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, तो ये आ गया 8। तो इस तरीके से हमने चारों एलिमेंट निकाले। चारों एलिमेंट निकालने के बाद तो ये लिख दो, देयरफॉर ए मैट्रिक्स कैसी होगी, इन सबकी वैल्यू पुट कर दो। A11 कितना हमारे पास 2, A12 कितना हमारे पास 9/2, फिर उसके बाद A21 कितना हमारे पास 9/2 और उसके बाद A22 कितना हमारे पास 8। तो इसको जैसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स बन गई। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के तीनों पार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसे है, बस फिफ्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो दिया हुआ है वो मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस का साइन का मतलब जो आई और जी है उन दोनों की वैल्यू पुट करना, सोल्व करना, सोल्व करने के बाद अगर उस मॉडुलस के अंदर का जो आंसर है, अगर उसका अंदर का आंसर पॉजिटिव हो तब तो उसको डायरेक्टली हटा देना मॉडुलस के साइन को, ठीक है। लेकिन अगर अंदर के का जो आंसर का जो साइन है वो अगर नेगेटिव हो तो मॉडुलस को हटाने से मतलब जैसे आप मॉडुलस हटाओगे तो वो मॉडुलस जो है माइनस को प्लस में चेंज कर देगा। ये हमने शायद 11th में भी सीखा होगा। मॉडुलस जो है, मॉडुलस से जो बाहर वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। मॉडुलस हर एक नेगेटिव को, हर एक पॉजिटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो वहां से जैसे ही उसका आंसर नेगेटिव आएगा तो वो अल्टीमेटली बाहर कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहां तक फिफ्थ क्वेश्चन तक हम फर्स्ट टू फिफ्थ सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ करने के बाद फर्स्ट टू फिफ्थ तक हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ तक, क्योंकि फिर उसके बाद जो है कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। कंसेप्ट में हम सीखेंगे कि इक्वालिटी, क्योंकि ये डेमो है, आप इसमें सिर्फ डेमो इसलिए है कि आप ये पहचान पाओ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं आपको मैथ और आप कैसा समझ रहे हो मैथ। आपको ये चीजें जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं, जो भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही। डेमो का मतलब ये नहीं है कि आज हमने अच्छा पढ़ाया, कल हम ऐसे खराब पढ़ाने वाले हैं, कल इससे मतलब जैसा पढ़ाया उससे अच्छा नहीं मिलने वाला। थ्रू आउट द ईयर जैसा भी आज है ना, थ्रू आउट द ईयर इससे भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इससे भी अच्छे का मतलब है सिर्फ ऐसा नहीं, अभी तुमने सिर्फ आधा घंटा पढ़ा है ना, उसके बाद जो आधा घंटा नहीं, 1-1 घंटा हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे। 1-1 घंटा भी, 1.5 घंटे भी, 2 घंटे भी साथ में मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। डेमो का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप ये देख पाओ कि आपको जो भी समझाया जा रहा है वो आपको कितना आप उस चीज को समझ पा रहे हो, कितना आप उसको मेक आउट कर पा रहे हो, ठीक है। सिर्फ ये चेकआउट करना, सिर्फ डेमो का मतलब यही होता है, ठीक है। आप देख पाओ कि आपको जो चीजें दिख रही हैं, जो चीजें समझाई जा रही है वो ग्रैब हो रही हैं या फिर नहीं हो रही है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।